किसी से बात नहीं कहाँ करनी रहते है। हैं? आप कहाँ रहते हैं? यहाँ रहते हैं। चलो आपका यहाँ। क्या प्रॉब्लम है? मुझे प्रॉब्लम है कि मैं इस रोड पर चलो, 1 घंटे से ज्यादा खड़ी हूँ। क्यों खड़ी हूँ? कहाँ पे वहाँ व्हीकल है आपका? तो सबसे पहले तो इस महिला के लिए हम सभी को क्लैप करनी पड़ेगी, क्योंकि शायद ही ऐसी कोई हिम्मत दिखा पाए कि मतलब जो गवर्नमेंट सेंटर के अंदर है उसके खिलाफ में कोई महिला खड़ी होकर बोल सके कि भाई तुम ऐसे रोड ब्लॉक क्यों कर रहे हो, ऐसा ट्रैफिक जाम क्यों कर रहे हो। क्योंकि भाई जो भी हम सभी रोडों पे निकले हैं कहीं जाने के लिए, वहाँ पर 1-1 डेढ़ घंटे अगर इन रैलियों के चक्कर में हमको वेट करना पड़ रहा है, चाहे वो किसी की भी हो, बीजेपी कर रही हो, कांग्रेस कर रही हो, आप कर रही हो, या फिर वेस्ट बंगाल के अंदर ममता बनर्जी कर रही हो, राज ठाकरे, उदय ठाकरे, कोई भी कर रहा हो भाई, कहीं पे भी दिक्कत आम जनता को होती है। ठीक है, ये जो चल रहे हैं लोग, इन्होंने एक तरीके से पब्लिक का रोड ब्लॉक किया है, पब्लिक को परेशान किया है, क्या दिखाने के लिए कि भैया हम वुमेन रिजर्वेशन बिल के ऊपर इशू उठा रहे हैं। लेकिन उस हैवी ट्रैफिक जाम के अंदर सफर कौन कर रहा है? शायद किसी को अपने बच्चे को लेके आना होगा स्कूल से, कोई किसी के लिए वेट कर रहा होगा, किसी को हॉस्पिटल जाना होगा, किसी को ऑफिस जाना होगा, किसी को कहीं डिलीवरी करनी होगी। तो एक तरीके से ये फ्रस्ट्रेशन थी इस महिला की कि आप कैसे रोड को ब्लॉक कर सकते हो। इन्होंने गिरीश महाजन जो कि बीजेपी मिनिस्टर हैं उन तक से सवाल पूछ लिया कि भैया क्यों रोड ब्लॉक किया जा रहा है जब एक डेजिग्नेटेड ग्राउंड आपको मिल रखा है नारेबाजी या फिर रैली वगैरह प्रोटेस्ट करने के लिए, तो ये रोड को ब्लॉक क्यों किया जा रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है इस महिला को। हाँ, कई सारे लोग हैं जो कि शायद इससे गुस्सा होंगे, जो कि बीजेपी की साइड के होंगे। हालांकि भाई किसी भी पार्टी के हो आप, लेकिन अगर आपको अपनी फैमिली के साथ में ट्रैफिक जाम के अंदर खड़ा होना पड़ेगा तो आपके अंदर भी ऐसा गुस्सा आएगा कि भाई मैं क्यों सफ़र कर रहा हूँ इस तरीके की चीज़ें, मैं क्यों पेट्रोल वेस्ट कर रहा हूँ अपनी गाड़ी के अंदर बैठ के, जहाँ पर मुझे 15 मिनट लगने थे वहाँ मैं 1.5 घंटे से एक ही जगह पर खड़ा हूँ। तो ये एक फ्रस्ट्रेशन होती है, हम भी इरिटेट होते हैं ट्रैफिक के अंदर, लेकिन हमारे अंदर शायद इतनी हिम्मत ना हो पाती कि हम इस तरीके से बोल पाते। तो भैया जिसने बोला है उसकी तारीफ तो करनी बनती है। आखिरकार किसी ने तो हिम्मत जुटाई इस पूरी भीड़ में, उस पूरे ट्रैफिक जाम के अंदर, कि एक लेडी निकल कर आई कि ये क्यों हो रहा है। उन्होंने पुलिस से सवाल पूछे, उन्होंने जो कार्यकर्ता है उनसे सवाल पूछे, इन्होंने सीधा मिनिस्टर से सवाल पूछ लिए। ऐसी हिम्मत शायद ही किसी किसी को मिलती है। मैदान में जाके बोलिए, ट्रैफिक को रोकते नहीं। ओके, गेट आउट ऑफ हियर। Did you not understand? Did you not understand? अरे जाइए। No, what is wrong with you? There are hundreds of people waiting. There is an empty ground there. There is an empty ground. Yes. Get out of here. मैं बात करता हूँ। मेरे से कोई बात नहीं करेगा। यहाँ से इस ट्रैफिक को हटाओ। Shut up. और यहाँ पर गिरीश महाजन का भी इस महिला को लेके कुछ बयान सामने निकल कर आया है जो कि कुछ इस तरीके का है। का संताप व्यक्त करना मैं गलत नहीं कहूँगा। उनको देरी हो गई, परेशानी हो गई, उनको स्कूल में जाना था, मैं बिल्कुल ये बात को मानता हूँ। लेकिन इसके लिए आप पुलिस पे कंप्लेंट कर सकते थे। और इस मोर्चा की परमिशन तो हमने पहले से ही लेके रखी थी। हर जाओ, जहाँ भी हो, कोई भी पार्टी का मोर्चा हो, कोई भी संस्था, कोई किसी का भी मोर्चा हो, तो उसकी परमिशन तो ली जाती है। हमने भी कल की परमिशन ली थी, रूट भी हमने दिया था, उस रूट से हम जा रहे थे। लेकिन वहाँ ट्रैफिक जाम होने से या एक साइड बंद होने से उनको परेशानी हुई, ये मैं मानता हूँ। लेकिन परेशानी या जो गुस्सा जो उन्होंने वहाँ पे व्यक्त किया तो उसका भी कोई तरीका होता है। मुझे लगता है बहुत गलत भाषा में उन्होंने टिप्पणी की। फिर भी हमने कहा है कि मैंने उनको समझाया कि 10 मिनट में हम लोग क्लियर कर देंगे रास्ता और अगले टाइम हम ध्यान रखेंगे। मैंने ऐसे भी उनसे कहा, मैंने तो सॉरी भी कहा कि 10 मिनट दीजिए, हम लोग क्लियर कर देंगे। लेकिन उन्होंने बहुत, मुझे लगता है, गुस्से में वो थी। नेचुरली है, मैं ये भी नहीं कहूँगा, लेकिन जो बयान उन्होंने किया है वहाँ पे, जिस भाषा का उपयोग किया है, वो मुझे लगता है गलत। दोस्तों, नेपाल के नए पीएम आने के बाद में कुछ चीज़ें बदली है नेपाल के अंदर। जहां पर नेपाल का जो बॉर्डर एरिया है वहां पर अक्सर ये होता था कि नेपाल के जो लोग होते थे वो इंडिया से सामान लेके जाते थे और उसके बाद में उनको यूज़ किया करते थे क्योंकि इंडिया से उन्हें सामान सस्ता मिल जाता था। लेकिन अब इंडियन गुड्स के ऊपर स्ट्रिक्ट रूल लगा दिए गए हैं कि अगर 100 रुपये से ज़्यादा का इंडियन सामान आप नेपाल में लेके एंटर हो रहे हो तो आपको उसके अंदर कस्टम ड्यूटी चुकानी पड़ेगी। अब जो बॉर्डर एरिया के पास में लोग रहते हैं, अक्सर वो इंडिया से सामान खरीद
खरीद के, जैसे कि कपड़ा हो गया, खाने का सामान हो गया, हाउस होल्ड आइटम हो गए, उनको सस्ता पड़ता है और वो लेके चले जाते थे नेपाल। लेकिन अब उनको वो पड़ेगा महंगा, क्योंकि उसके ऊपर उनको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से इंडिया का सामान कम बिकेगा, नेपाल से ही आपको सामान लेना पड़ेगा। इस तरीके के रूल लगाए गए हैं, जिससे कि इंडिया और नेपाल का जो रोटी बेटी वाला रिलेशन था वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, ऐसे कहा जा रहा है। क्योंकि अब प्रोटेस्ट भी चल रही है इंडिया और नेपाल के बॉर्डर इलाकों के आसपास में कि भैया यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें क्यों की जा रही हैं, क्यों हमारी लाइफ को और भी ज़्यादा मुश्किल बनाया जा रहा है। एक तो चीज़ें पहले से ही महंगी है, ऊपर से आप कह रहे हो कि नेपाल से चीज़ें खरीद तो वो महंगी पड़ रही है, मैं इंडिया से सस्ती पड़ती थी, लेकिन अब उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी देंगे तो वो महंगी पड़ रही है हमको। और कई सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे शायद नेपाल के बॉर्डर एरिया के पास में कुछ सामान नहीं मिलता होगा, वो इंडिया के पास में मिलता होगा, लेकिन वहाँ पर भी कुछ इस तरीके की चीज़ें की जा रही हैं, जिसकी वजह से दिक्कतें हो रही हैं। नेपाल का कहना ये है कि भाई हमारा रिवेन्यू लॉस हो रहा था, जो नेपाल के ट्रेडर्स हैं उनको लॉस हो रहा था, और ऊपर से जो टैक्स नहीं भर रहे थे उसका भी लॉस हो रहा था। तो अब यहाँ पर ये जो स्ट्रिक्ट रूल इन्फोर्स किया गया है उससे ये होगा कि नेपाल के ट्रेडर्स को रिवेन्यू होगा, कस्टम ड्यूटी में पैसा भी आएगा नेपाल के पास में, और इसी के साथ साथ जो भी इकोनॉमिक दिक्कतें चल रही थी नेपाल की वो शायद इम्प्रूव हो सके। और इसी के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि इंडियन व्हीकल अब नेपाल के अंदर आएंगे तो उन पे भी काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, ऐसे ही आप एंटर नहीं कर सकते हो, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा चेकिंग होगी और पेपर वर्क होंगे। हालांकि पहले भी होते थे भंसार वगैरह जो बनता था, लेकिन अब और भी ज़्यादा उस चीज़ को स्ट्रिक्ट किया गया है। दोस्तों ईरान अब यूएस को एआई के अंदर भी मॉक कर रहा है, उसके अंदर भी वो पीछे नहीं हट रहा है। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को कुछ इस तरीके से दिखाया गया है एआई वीडियो बना के। जी हाँ, कुछ इसी तरीके की चीज़ें हो रही है। ईरान बात करने को तैयार नहीं है कि अगर आप हमको इस तरीके से एग्रेशन दिखाओगे, थ्रेट दोगे तो हम बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और इसके बाद में क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने देखा कि भैया अब ये जो 2 हफ्ते का सीज फायर लगा रखा था इन्होंने, अब उसकी डेडलाइन आ गई है, वो ख़त्म हो गया है, तो इसको एक्सटेंड कर देते हैं। पाकिस्तान का नाम लेके तो उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है दोबारा से। लेकिन उसी के बाद में ईरान ने 2 शिप्स के ऊपर अटैक कर दिया है, क्योंकि उन्होंने परमिशन नहीं ली थी, वो नेविगेशन को किसी तरीके से ट्विक करके निकलने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद में ईरान ने उनके ऊपर गन फायर करी, अटैक किया, और उसके बाद में एक शिप को तो वो ईरान के वाटर में ले गए हैं, मतलब ईरान की टेरिटरी के अंदर ही लेके चले गए हैं। और इसी के साथ साथ इंडिया की भी एक शिप थी जो कि गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर जा रही थी, उसको भी रोका गया है। कहा गया है कि ये भी विदाउट परमिशन जा रहे थे। तो ईरान अब किसी को नहीं बख्श रहा है, वो तो बस ये देख रहा है कि कौन परमिशन ले रहा है, कौन नहीं ले रहा है, कौन पैसा दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। दोस्तों कुछ लोग इंडिया का नाम रोशन करने के लिए पैदा होते हैं और वो इंडिया के अंदर ही रहकर इंडिया का नाम रोशन कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग विदेशों में जाकर भी इंडिया का नाम बर्बाद कर देते हैं। दरअसल यहाँ पर 4 इंडियन टूरिस्ट को होटल आइटम चुराते हुए पकड़ा गया है, जो कि बाली घूमने गए थे। वहाँ पर एक उबड नाम का एरिया है, ये वहाँ पर रुके थे एक रिजॉर्ट के अंदर, और जब वहाँ से चेकआउट कर रहे थे तो मालूम चला होटल स्टाफ को कि रूम के अंदर तो कई सारे आइटम मिसिंग है, जिसमें से टॉवल, हेयर ड्रायर, रोब्स, डोरमैट, यूटेंसिल्स, किचन आइटम, टीवी का रिमोट और भी कई सारी चीज़ें थी जो छोटी मोटी थी, वो सभी गायब थी। जिसके बाद में इनका लगेज चेक किया गया, और जब लगेज चेक किया गया तो सूटकेस में से इस तरीके के आइटम निकले हैं। ये इन्होंने सिर्फ अपने आप को ही एम्बेरस नहीं किया है, इन्होंने पूरे इंडिया को एम्बेरस कर दिया है इंडोनेशिया के सामने, जिस तरीके की हरकत इन्होंने करी है। इससे कुछ साल पहले भी इस तरीके की एक हरकत हो चुकी है, जहां पर आई विल पे एक बंदा कर रहा था। वो चेन्नई के कुछ लोग थे जो कि गए हुए थे वहां पर घूमने के लिए, और उन्होंने इस तरीके की हरकत कर दी थी कि बाद में हाथ जोड़ रहे हैं, पाँव पड़ रहे हैं उन होटल स्टाफ के कि हमारी फ्लाइट छूट जाएगी, हमें जाने दो, हम लेट हो रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें करनी पड़ गई थी। और ना सिर्फ उन्होंने अपना नाम खराब किया या फिर कह लो अपने आप को एम्बेरस किया होगा, उन्होंने पूरे इंडिया को एम्बेरस कर दिया, और एक बार और इंडियन टूरिस्ट ने फिर से नाम रोशन कर दिया है इंडिया का इंडोनेशिया के अंदर। यहाँ पर दोस्तों हालांकि टेस्ला इतनी गाड़ियां नहीं बेच पाया है जितनी वो एक्सपेक्ट कर रहा था इंडिया के अंदर, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी 6 सीटर मॉडल वाई लॉन्च कर दी है इंडिया में, जो कि 62 लाख रुपए की एक्सपेंसिव लग्जूरियस कार
होने वाली है। और यहीं पर तो आप में से कई सारे लोग देख रहे होंगे डाइट कोक धीरे धीरे डिस्पेयर हो रही है मेजर इंडिया सिटी के अंदर से, क्योंकि ग्लोबल शॉर्टेज आ चुकी है एल्यूमिनियम बेवरेज कैंस की, जिसकी वजह से आपको डाइट कोक देखने को मिल रही होगी किस तरीके से गायब हो रही है इंडिया के अंदर भी। और ये सब हो रहा है ईरान वॉर की वजह से। और यहाँ पर दोस्तों ये जो नज़ारा आप देख रहे हो एक्चुअली में Hyundai का मैसिव मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है चेन्नई के अंदर, जहाँ पर आपको देखने में लगा होगा शायद चाइना का कोई वीडियो दिखा रहा हूँ मैं जहाँ पर कार मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, लेकिन नहीं, ये इंडिया का सीन है।